इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चूंकि पीएमएस 2022 नजदीक आता जा रहा है और 2022 के पीएमएस में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया जाता है आपका वो पैराग्राफ राइटिंग है। इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव के पेपर में जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपका जो है वो जो चूंकि सीएसएस के अंदर कम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ आता है, लेकिन इसके अंदर पैराग्राफ आता है, ठीक है, या नोट राइटिंग इसे हम कहते हैं, ठीक है जी। प्रेसी इसमें भी आती है, सीएसएस के अंदर भी और पीएमएस के अंदर भी प्रेसी आती है। कुछ अप्रोक्सीमेटली जो सिलेबस है वो इसका सिमिलर है। तमाम जो है ना वो एस्पायर जो हमारे पास सीएसएस और पीएमएस कंटेंट है। तो आज के हम टॉपिक में, क्योंकि आप जो सीनियर्स हैं वो समझ चुके हैं पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, वो लिखते भी रहे हैं पैराग्राफ, लेकिन उनको भी दोबारा मैंने इस क्लास में ऐड किया और साथ में आपको भी मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पैराग्राफ राइटिंग होती क्या है या हमने एक पैराग्राफ कैसे लिखना है। तो हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो पैराग्राफ एंड नोट राइटिंग है। सबसे पहले जी आपको बताता जो ये आपका 20 नंबर का सवाल आता है आपका प्रेसी के पेपर के अंदर, 25 नंबर का भी उठा लेते हैं और 30 नंबर का भी उठा लेते हैं, ठीक है जी। ये डिपेंडेंट होता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, लेकिन अगर हम देखा जाए तो 30 मार्क्स का पैराग्राफ राइटिंग का जो सवाल आ सकता है, 20 मार्क्स का भी आ सकता है पीएमएस के अंदर, ठीक है जी। तो रिसेंटली जो पीएमएस के पेपर के अंदर पैराग्राफ राइटिंग लगी है वो 30 मार्क्स की लगी है। और पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है, एक पैराग्राफ जब 30 मार्क्स का आता है तो हम कैसे लिख सकते हैं और इस पैराग्राफ को लिखने से हम कौन कौन सी चीजें सीख सकते हैं। क्या सिर्फ हम पैराग्राफ ही लिख सकते हैं जी? सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि आज के टॉपिक के अंदर हम अंग्रेजी लिखना सीखेंगे कि अंग्रेजी लिखते कैसे हैं, एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जब आपको पैराग्राफ राइटिंग आ जाती है तो आपको इंग्लिश लिखना आ जाती है, याद रखिएगा। इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा आइडिया है कि 8 होते हैं, नॉन आर्टिकल को मिला के होते हैं, तो इस तरीके से उनके बारे में आपको आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। मैं आपको एस्पायरेंट्स को बता रहा हूँ दोबारा कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दफा रिवाइज करें, ठीक है। डेफिनेटली काफी एस्पायरेंट्स को आते हैं, लेकिन एक दफा पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज करें। फिर इसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद पता होना चाहिए नाउन प्रोनाउन क्या, एडजेक्टिव एडवर्ब या कंजक्शन इंटरजेक्शन या फिर आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ लगाते हैं। इनके ऊपर भी एक प्रॉपरली हम लेक्चर देंगे। लेकिन आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रेसी एंड पैराग्राफ राइटिंग है। याद रखिएगा, एक सर जी मैं बैठ जाती हूँ, अंग्रेजी भी आती है, सेंटेंस भी आती है, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं लिखूं कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करूं, आइडिया कहाँ से लूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सर जी हमें समझ नहीं आ रही कि पेपर भी सामने होता है, पेपर भी सामने होता है हमारे पास बॉल पेन भी होती है, हमें पता भी होता है कि हमने इस पे लिखना, लेकिन हमारे माइंड में कुछ सवाल ही नहीं आ रहा होता, लाइन से नहीं आ रही होती, हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा कि इतना सीएसएस के लिए हम जा रहे हैं, पीएमएस के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें तो अंग्रेजी लिखना नहीं आती, तो कैसे कर सकते हैं। आज कुछ आइडियाज मैं आपको दूंगा, लेकिन प्रॉपरली याद रखिएगा कि इंसान की अपनी जो एफर्ट्स होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जस्ट मेरी तरफ से है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप करें। पैराग्राफ एंड नोट राइटिंग होता क्या है जी? पैराग्राफ इज अ सेल्फ कंटेनर यूनिट ऑफ द डिस्कोर्स इन राइटिंग डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ आइडिया। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट, किसी एक स्पेसिफिक आइडिया को एक्सप्लेन करना, उसके मुतालिक खुद की जो आपके अंदर जो आपके पास उसके उसके लिए मटेरियल अवेलेबल है, एक समुंदर अवेलेबल है वर्ड्स का, वो एक्सप्लेन करना पैराग्राफ राइटिंग कहलाता है। किसी स्पेसिफिक आइडिया को लेके चलना जी। अच्छा जी आप ना चैटिंग बंद करें, ठीक है, आप टू द पॉइंट रहे और जो है ना वो बात करने वाली, अगर किसी ने करना है तो जस्ट मुझे आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, पैराग्राफ राइटिंग बेसिकली आपको मैं किसी एक स्पेसिफिक आइडिया और स्पेसिफिक पॉइंट को एक्सप्लेन करना, ये उसको डिस्कोर्स करना पैराग्राफ राइटिंग कहलाता है। सपोज नॉलेज इज पावर, एक आपके पास सिंपल सा आपको पता है कि फ्रेज सुनते होते हैं, एक जो है ना पॉइंट है, एक हमारे पास एक
कोई भी एक स्पेसिफिक हिट सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अलावा और भी बड़े हो सकते हैं, मतलब कि नॉलेज इज पावर के अलावा अगर हम बात करते हैं लव द नेबर एज दे सेल्फ, फॉर एग्जांपल लुक बिफोर यू लिव, ये हम डिस्कस करते हैं। तो इनके ऊपर ये स्पेसिफिक आपके पास सैंपल है पैराग्राफ्स के, इनके ऊपर हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज आपके पास, आपको पता है नॉलेज इज पावर, इसका मतलब है कि तालीम ही जो है ताकत होती है। तो इसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए। आपके पास जो वर्ड्स आते हैं पीएमएस के अंदर वो तकरीबन 200 से 250 पैराग्राफ या 300 वर्ड्स का पैराग्राफ आता है जो आपने लिखना होता है, ठीक है जी। शुरू से लेकर आखिर तक हम कैसे लिखते हैं आज के लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज इंडिकेटेड बाय द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। याद रखिएगा, हमेशा हमेशा नई लाइन से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास ये ना हो कि सिमिलर वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, कोई रट्टे। आप याद रखें कि जब आप स्टार्ट लेते हैं तो स्टार्ट आपका थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए बाकी तमाम एस्पायरेंट से। ऐसा नहीं याद रखें कि कोई एक स्पेसिफिक बुक ले लें और स्पेसिफिक बुक से आप रिपीट करके जी सब कुछ उसके सामने फेंक दें और वही सारे एक्सपीरियंस जो है ना वो एग्जामिनर चेक कर रहा हो, तो इसमें आपको कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो आपकी एक न्यू वर्जन होना चाहिए, न्यू थॉट्स होने चाहिए, न्यू आइडियाज होने चाहिए पैराग्राफ को लिखते हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉलेज इज पावर की बात करता हूँ, तो नॉलेज इज इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड डिराइव्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पास्ट। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने नॉलेज इज पावर को डिराइव किया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसकी नई स्टेटमेंट्स की, समटाइम्स द फर्स्ट लाइन इज intended, sometimes it is intended without beginning a new lines। हाँ, एक और बात कि intended से मतलब होता है कोई चीज को स्टार्ट करना, या न्यू लाइन भी हो सकती है या पुरानी लाइन भी हो सकती है, कोई कोटेशन भी हो सकती है, कोई लाइन और भी हो सकती है, कोई मतलब कि फ्रेज के तौर पे जो इस्तेमाल होती है वो भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक कोशिश करें कि जो आइडियाज के अंदर आप न्यू चीजें आप जरूर इंकल्ट करें। फॉर एग्जांपल आप कोई पढ़ी लिखी बात मतलब कि सारे जो जानते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो भी आप इसको अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी पैराग्राफ राइटिंग को, जो कि आपका 30 नंबर का सवाल आता है। इसी 4 टॉपिक दिए होते हैं, 4 में से आप एक करना पीएमएस के पेपर के अंदर, ठीक है जी। ये सीएसएस का सवाल नहीं है, लेकिन सीएसएस में आपको कैसे ही हेल्प दे सकता है, क्योंकि सीएसएस के पेपर के अंदर हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कैसे इसको लेकर चलना है जी, ठीक है जी। इसके बाद इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस that introduce, present, and that develops one main idea about the topic, and it can be divided into 3 major parts। इसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, इससे पहले जो आपको मैं बता दूं नमान भाई, आर्टिकल एडजेक्टिव की टाइप्स है या पार्ट ऑफ स्पीच है? नहीं, आर्टिकल जो होते हैं ना एडजेक्टिव की टाइप्स नहीं आते, ये बेसिकली एडजेक्टिव की टाइप्स में इसको काउंट किया जाता था, लेकिन अब इसको स्पेसिफिकली जो है ना वो एक नया मतलब के पार्ट समझा जाता है, एक नया आर्टिकल भी समझा जाता है, इसको आर्टिकल में काउंट किया जाता है। बेसिकली है उसको ही स्पेसिफाई करती हैं, उसी की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती हैं, किसी की खास आम होने को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन बेसिकली इसको आर्टिकल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, और इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अच्छा जी, मैं बताना चाह रहा था जी, हमारे पास जी पैराग्राफ एंड नोट राइटिंग में नेक्स्ट हमारे पास जी है पैराग्राफ स्ट्रक्चर। हमारा एक पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, एक पैराग्राफ को कैसे लिखना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद काफी हद तक पैराग्राफ को आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए कि एक टिपिकल पैराग्राफ जो होता है जो एक स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर ही होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर करप्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इनका मतलब ये नहीं है कि तुसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से पहुंच जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एनर्जी प्रॉब्लम के ऊपर पहुंच जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंडस्ट्रियल लेवल एक्सप्लेन करना है। आपने अगर कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन करना है इकोनॉमिकली लिहाज से, इंडस्ट्रियल्स या एग्रीकल्चर के लिहाज से, तो आपने डायरेक्टली हिट टू द करप्टेड जो आपका मटेरियल है उसको आपने उसके ऊपर हिट करना है, आपने उस लिहाज से एक्सप्लेन करना है। मतलब आपके सेंटेंस के अंदर एक रिफ्लेक्शन होनी चाहिए टू द मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक याद रखें कि आप इस ये फॉर एग्जांपल आप करप्शन की तरफ चले जाएं और एक पूरा पैराग्राफ जो है करप्शन पे लिखते हो, कहेंगे जी मैंने पैराग्राफ लिख दिया है, और अगला पैराग्राफ आप एनर्जी के ऊपर चले जाए, तो इस तरह आपका पूरा पैराग्राफ राइटिंग कंप्लीट हो जाए और आपको वो 300 वर्ड्स का पढ़ के आपको नंबर देगा, ऐसा नहीं है। आपका हर अगर सपोज आप पैराग्राफ राइटिंग में 10 पैराग्राफ लिखते हैं, 6 पैराग्राफ लिखते हैं, और हर पैराग्राफ के अंदर जो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, जो डायमेंशन होनी चाहिए, वो मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट करते हो,
ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मतलब मैंने आपको 3 टाइप्स अभी बताई हैं, वो क्या है? मेन पॉइंट, थॉट्स और आइडिया अकम्पाइंड बाय द स्पॉटिंग डिटेल्स। मतलब मेन आइडिया होना चाहिए, थॉट होने चाहिए और स्पॉटिंग डिटेल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप डिटेल्स अगर बात करते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ, इंटेंडेंट की बात करते हैं वो क्या होते हैं ये भी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। तो आपके पास किसी भी एक स्पेसिफिक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए आर्गुमेंट्स होने चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। सपोज आप नॉलेज इज पावर को नॉलेज इज पावर कहते हैं, लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि नॉलेज इज पावर जो है वो एक पैराग्राफ मतलब एक सेंटेंस रखता है, एक अपनी नोयत रखता है, मेन आइडिया रखता है। अगर मैं बात करूं नॉलेज इज पावर की, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये तो हम सब जानते हैं कि जो है वो नॉलेज डेफिनेटली एक कम का इम्तियाज के तौर पर जहां जितना जहां से मिले जो भी मिले हासिल करना चाहिए। इसी तरीके को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, सपोज अगर हम कहते हैं कि हम बुक्स से फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट फिनोमेना ऑफ नेचर की एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप इसके जो पॉजिटिव प्रॉज एंड कॉन्स है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी टॉपिक से लिहाज से। लेकिन नॉलेज इज पावर के अंदर सपोज knowledge not is the same as learning, for all knowledge obtained from experience and observation। मतलब सिर्फ नॉलेज वो ही नहीं है जो बंदा तजुर्बे से हासिल करता है और ऑब्जर्वेशन से हासिल करता है, बल्कि ये जरूरी है कि नॉलेज होता है वो किसी भी पार्टिकुलर क्लास, किसी भी जगह, किसी भी इंसान, किसी भी एक मतलब के स्पेसिफिक थिंग से सीखा जा सकता है, ठीक है। सिर्फ इन जो है ना पढ़ने लिखने से ही नॉलेज नहीं आता, ना ही ऑब्जर्वेशन से आता है, बल्कि किसी भी कॉमनली चीज से एक्सप्लेन इसको किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें पैराग्राफ लिखना कैसे, जी सबसे पहले आपने खूबसूरती देनी है। आपके में से बड़े बच्चे बैठ जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, जी मैंने हाशिए लगाने हैं, मार्जिन लाइन लगानी है। इसके बाद आप कोशिश करें कि एक साइड पे मार्जिन लाइन लगाएं, पेपर की एक साइड पे, ठीक है। जिस साइड से आप लिख रहे हैं आपकी मार्जिन लाइन उस साइड से स्टार्ट हो, एक मार्जिन लाइन दे आप एक पेपर के ऊपर और लिखना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरा क्या है जी, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आपकी सबसे पहले ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कम करने के लिए आफ्ताब अहमद की बीए की बुक टू द पॉइंट आप ले लें। मेरी सजेशन ये है कि वो पूरी बुक जो पकड़ के आप 1 महीने के अंदर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उस बुक के अंदर डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें और जो वैल्यूएशन ग्रुप वाले मेंबर्स हैं वो मुझसे पर्सनली भी चेक करवा सकते हैं, उनको खुली छुट्टी है, ठीक है जी, मुझसे काम भी ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि सर जी हम अगर पैराग्राफ राइटिंग इसके आगे एलिमेंट्स पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा कौन कौन सी चीजें करनी है। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारा एक पैराग्राफ एक होना चाहिए, वो 3 to 7 सेंटेंसेस के ऊपर होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि पैराग्राफ सिर्फ एक ही लिख देना खत्म कर देना उसको। आप पैराग्राफ्स को डिफरेंट मतलब के पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपका हर एक पैराग्राफ 3 से 7 जो सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर, अच्छा सेंटेंसेस एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करनी है, सिंपल सेंटेंस ही गोइंग टू स्कूल ऐसा नहीं, ऐसे सेंटेंस नहीं चलते, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस चलते हैं। आप 3 to 7 सेंटेंस के ऊपर इसको कंपाइज कर सकते हैं जी। इसके बाद सबसे पहले जो पहला जो पॉइंट है वो इंटेंडिंग्स है। इंटेंडिंग्स क्या होते हैं बेसिकली, ये एक जनरल प्रैक्टिस है किसी भी एक न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने की, एक नई फर्स्ट लाइन स्टार्ट करने की जनरल प्रैक्टिस है, वो इंटेंडिंग्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको वैसे बताया कि 3 to 5 स्पीसीज के अंदर पाए जाते हैं, और आप ये समझ लें कि जब आप किसी भी एजुकेशनल पेपर्स की बात कर रहे होते हैं, उसके उसको एजुकेशनल पेपर्स की अगर बात करें या फिर किसी भी मतलब कि एजुकेशनल के अलावा थर्टिकल पेपर्स की बात करते हैं, तो जो ब्लॉक पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम भी अटेंडिंग्स कह सकते हैं। मतलब कि आप ये समझें कि एक हैंगिंग पैराग्राफ जो एक स्पेसिफिक आइडिया रखता है, जो स्पेसिफिक मेन पैराग्राफ जो कि पैराग्राफ की पहली लाइन होती है जो उस आइडिया को एक्सप्लेन कर रही होती है, उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज अ अटेंडिंग्स, ठीक है। ये बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि सपोज आप एक कोई भी थॉट्स ले रहे हैं, ठीक है, उस थॉट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप उसको अटेंडेंस में ले सकते हैं, आगे उसकी डिटेल्स बता दें। अच्छा, ये जरूरी इसके इसके पार्टीशंस करना जरूरी नहीं है, बस आपको मैं थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए इसके पार्ट्स हो सकते हैं। आप एक स्पोर्ट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल पैराग्राफ में आपके पास, अच्छा एक और बात सवाल आता है, सर जी एक से ज्यादा पैराग्राफ बना सकते हैं एक पैराग्राफ के? हाँ, याद रखिएगा
आप क्योंकि पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर कोशिश करें कि आप उसको एक ही सीक्वेंस के अंदर लिखें। जरूरी नहीं है कि आप उसके 10 से 12 पैराग्राफ छोटे छोटे बना दें और कहें ये पैराग्राफ है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसको डिफरेंट कैटेगराइजेशन में कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम पैराग्राफ लिखें तो सिर्फ एक पैराग्राफ ही एंड तक चलता है, उसके अंदर डायमेंशंस दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, नहीं देखें आपके पास ही ये हमारे पास पैराग्राफ है, द जनरल प्रैक्टिस इज टू इंडिकेट न्यू पैराग्राफ बाय इंटेंडिंग द फर्स्ट लाइन। अच्छा जी आगे देखें जी, हमारे पास यहाँ से लेकर ये चार एक पैराग्राफ है। अब फॉर एग्जांपल से इसको मैं दो में डिवाइड कर दूं, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये फॉर एजुकेशनल पेपर यहाँ तक आगे एक और कर दूं, इसका मतलब ये दो पैराग्राफ बन गए एक ही के अंदर से। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर कोशिश क्या करें कि आप एक ही सीक्वेंस में लिखें, आप इसको एक से ज्यादा जो डायमेंशंस ना दें, एक से ज्यादा जो कैटेगराइजेशन ना दें। उसकी डायमेंशन जरूर नहीं चाहिए लेकिन उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि आप पैराग्राफ के एक ही सीक्वेंस के अंदर एंड तक लिखें। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद डिटेल्स, आपने जो चीज फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया आप उसकी डिटेल्स बताएं। आपने क्या फॉर एग्जांपल लिटरेचर के अंदर बात करें तो डिटेल बेसिकली स्मॉल पीस होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, मतलब पहली लाइन में मैंने इंटेंडिंग्स दी है, उस इंटेंडिंग्स को एक्सप्लेन करना बेसिकली उसकी डिटेल्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं मतलब बात करता हूँ जी, वो डॉक्टर है लेकिन वो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और बड़ा अच्छा दिल का डॉक्टर है, ये बेसिकली उसकी डिटेल्स है। जो मैंने स्टार्ट किया वो डॉक्टर है, दैट इज इंटेंडिंग्स, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। अच्छा जी इसके बाद हम की वन आइडिया टू वन पैराग्राफ। हाँ एक और गल याद रखनी है, ए ना होवे कि नॉलेज इज पावर ते गल हो रही होवे ते हम साइंस तक पहुंच जावे। ठीक है, ऐदा भी नहीं होना चाहिए, किस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, सॉरी पंजाबी में इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए कि आप बात जो है ना वो एजुकेशन की कर रहे हैं और पहुंच आप हेल्थ सेक्टर के ऊपर जाएं, इसको कोरिलेट कर दें। डेफिनेटली हाँ कोरिलेशन जहां पे बनती है वो आप करें, लेकिन ये नहीं है कि आप अपना आइडिया ही चेंज कर दें पैराग्राफ के अंदर, आप स्पेसिफिकली दें। सपोज मैं आपको बता दूं, विजिट टू हिल स्टेशन फॉर एग्जांपल, एक विजिट टू हिल स्टेशन से मुराद है किसी भी स्पेसिफिक जगह पे जाना, मतलब एक स्पेसिफिक मकाम के ऊपर, तारीखी मकाम के ऊपर जाना। अब वहां पर जाके आप तारीफें चाहे चले आप शाही के लगे हैं, जाकर तारीफें आप किसकी कर रहे हैं जी, मुल्तान के अंदर जो बाउल सुल्तान ही है वैसे वहां पे मुल्तान के अंदर। चले आप उसको छोड़े, आप ये जो है ना क्या नेम है, हड़प्पा का जो हिल स्टेशन है वहां की बात कर लेते हैं जी। वीडियो रुकी हुई है जी, वीडियो बार बार रुकनी क्या, आवाज ठीक आ रही है ना, आवाज तो ठीक आ रही है। जी बस ठीक है। अच्छा जी एक बात याद रखिए कि वन आइडिया टू वन पैराग्राफ, आपका जो बेसिक रूल है पैराग्राफ लिखने का वो यही है कि एक आइडिया ही एक पैराग्राफ के अंदर लिखें। ये नहीं है कि आप एक मेन पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके अंदर से कोई नई शय निकाल दें। मतलब the basic rule of thumb with paragraphing is to keep one idea to one paragraph. If you begin to transition into a new idea, it belongs to a new paragraph. अगर एक नया आइडिया दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आप जाते जाते बात करते, जब बात आप खाला की कर रहे हैं और आगे जाके थोड़ा सा पुप्पो की बात शुरू कर दें, इसका मतलब आपने तो अपना आइडिया चेंज कर दिया। आप पुप्पो की बातें आपको पता है ज्यादा होती हैं, तो जब पुप्पो की बातें शुरू हो जाएंगी फिर आंटी तो भूल जाएगी ना, मैं तो आप कोशिश करेंगे पहले आप आंटी की बातें कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा टेंडिंग्स आएंगी उसके अंदर आप पुप्पो की बातें शुरू कर दें ताकि वो जो बातें हैं वो लंबी हो सके। ठीक है जी, इसके बाद जब आप पुप्पो की बातें शुरू करें फिर आप मामों की तरफ चलें। तो ये आप जो मेन आइडिया या फॉर एग्जांपल उसकी तरफ आप उसको कंसिडर करें, किसी और की तरफ आप ना जाए। इसके बाद जी हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ, किसी भी खास स्पेसिफिक पैराग्राफ के एलिमेंट्स कौन से होते हैं जी। सबसे पहले जी यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ही इन दो चीजों के ऊपर करता हूं कि आपके पैराग्राफ के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, एक जो है ना यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरी चीज कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस से मुराद क्या होता है जी, आप यूनिटी से पहले मुराद क्या होता है जो हम पहले डिस्कस कर लें कि आपका जो एक मेजर पॉइंट है वो आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमें। ये नहीं है कि आप एक पॉइंट लिख के अगली तरह आप अगले पॉइंट में किसी और डायमेंशन में जा रहे हैं। स्पेसिफिकली सपोज आप बात कर रहे हैं हमारे पास
कि आप जो है ना वो करंट अफेयर्स बहुत एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सीएसएस के अंदर। लेकिन अगर हम इस्लामियात की बात करें तो इस्लामियात का पेपर बड़ा टफ है, ये मतलब आप करंट अफेयर की पहले बात तो कंप्लीट करें ना। आप करंट अफेयर्स को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं जी? डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बिकॉज करंट अफेयर एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सीएसएस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पिछले 2 साल का करंट अफेयर शामिल होता है। और चूंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री यकदम चेंज हो रही है, यकदर बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं और बहुत सारी फ्लक्चुएशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है वर्ल्ड के अंदर, इस वजह से करंट अफेयर्स बहुत एक वाइड हो गया, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आप आगे चलेगा, हाँ इसी के साथ अब याद रखिएगा, इसी के साथ साथ इस्लामियात भी एक मुश्किल सब्जेक्ट है, दैट इज अ यूनिटी बिटवीन द पैराग्राफ। अब इसको हम कहते हैं यूनिटी, कैसे जी? आपने इसी को कोरिलेट कर दिया है इस्लामियात के, हाँ जी, करंट अफेयर के साथ साथ अगर हम इस्लामियात को देखें तो वो भी एक टफेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो मार्किंग है बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। अब मैंने कोरिलेट कर दिया है पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, दैट इज अ कोहेरेंस। इसको हम कोहेरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ जी। मिसाल के तौर पे मैं बात करूँ जी, मैं लाहौर विजिट कर रहा था, तो लाहौर के चंद मकामात में बहुत अच्छे खाने मिल रहे थे और बड़े खुशगवार लोग नजर आए, और बाराती जो जो रायती हमें खाने खाने को मिले। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये खानों की बात मुल्तान के एरिया में बड़ी मशहूर है, क्योंकि मुल्तान में भी खाने बड़े अच्छे पाए। अब मैंने इस सेंटेंस को कोरिलेट किया है। कोरिलेट किस तरीके से किया है कि अगले सेंटेंस के साथ। अब इसी तरीके से अब मुल्तान में, जैसे अब मुल्तान में देखा जाए तो उसी रेट के साथ जैसे लाहौर में लाहौरी लाहौरी रेट के साथ खाने मिलते हैं, यकीनन ये भी उतने ही स्वादिष्ट होते हैं जितने के लाहौर में होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ डिशेस का इजाफा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग कुछ और तरह की डिशेस को खाना पसंद करते हैं। दैट इज अ कोरिलेशन। अब इसको जब अंग्रेजी में पेस्ट करेंगे, अब इसका मतलब इसके लिए कनेक्टिव वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एज वेल एज इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्दो इस्तेमाल किया जाता है, हाउएवर इस्तेमाल किया जाता है, एंड इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। जितने भी ये कंजक्शंस हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये आपको मैं बता रहा था कि यूनिटी और कोहेरेंस क्या होता है, ठीक है। ये सेंटेंस में आगे बात करें, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक सेंटेंस खत्म कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे के अंदर बड़ा बड़ा मतलब कि सपोर्ट करती है। ऐसे के अंदर कैसे सपोर्ट करती है जी? ऐसे जब आप कर रहे होते हैं ना जी, ऐसे के अंदर आपका जो एक पैराग्राफ खत्म हो रहा होता है ना, जब दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है ना, तो उस पैराग्राफ को आपने इस तरीके से क्लोज करना है कि उस पैराग्राफ से अगला पैराग्राफ जो होना चाहिए वो आपके पिछले पैराग्राफ को कोरिलेट करता हो। स्पेसिफिकली मैं आप एक पैराग्राफ खत्म कर रहा हूँ ऐसे के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएस का मेरे ऐसे पास है, चाहे सीएसएस का फेल है। सीएसएस कैसे आपको मैम आयशा ने करवाया, आपको पता ही है। लेकिन पीएमएस के अंदर मेरे ऐसे के अंदर 47 मार्क्स थे। और जो है ना वो क्यों मैं जो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ कि सिर्फ मेरा ऐसे ही फेल था सीएसएस के अंदर। अच्छा, इसके बाद मैं बताना चाह रहा था, एक मिनट। हाँ जी। अच्छा जी, मैं इस कोहेरेंस में बताना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल आप एक पैराग्राफ को जो क्लोज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कौन सी स्टेटमेंट से कि जी Pakistan has facing a diverse effect of a pandemic of 2019 COVID 2019 and also produce a devastating condition for the economic in the Pakistan. अब बेसिकली आपने यहाँ पे इकोनॉमिक पे एंड कर दिया। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आप कोरिलेट करें अपनी कोविड 19 और इकोनॉमिक कंडीशंस के लिहाज से, ठीक है। सो दैट वी कैन say here the economic is a major dilemma for the Pakistan under the umbrella of present government due to the pandemic of 2019। तो आप इसको कोरिलेट कर दिया। आप एक आपका जो पहले वाला पैराग्राफ, ये ना जब पैराग्राफ आपको मैं करवाऊंगा ना, जो सैंपल करवाऊंगा उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने ऊपर वाला पैराग्राफ क्लोज कर दिया है और नीचे वाला नए सिरे से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो कोरिलेटेड है ऊपर वाले से, ठीक है जी। अच्छा जी, कोहेरेंस के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। कोहेरेंस के अंदर आपकी लॉजिकल ब्रिज शामिल है और वर्बल ब्रिज शामिल है।
लॉजिकल ब्रिजेस क्या होते हैं और वर्बल ब्रिजेस क्या होते हैं जी। द सेम आइडिया, पहले लॉजिकल ब्रिजेस की बात करते हैं, वही चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन उसको अंग्रेजी में उन्होंने लॉजिकल ब्रिजेस और वर्बल ब्रिजेस का नाम दिया हुआ है। लॉजिकल ब्रिजेस क्या होते हैं जी, सेम आइडिया ऑफ अ टॉपिक इज कैरिड ओवर फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस। एक ही आइडिया आपका जाना चाहिए। अगर आप बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की आप पहले बताएं कि डिवास्टिंग कंडीशन चल रही है या डिमोलिश्ड वेज मतलब चल रहा है। इसके बाद आप बताएं कि इकोनॉमी इतनी कम हुई है, तो इतनी ज्यादा हुई है। फिर आप बताएं कि इस इकोनॉमी को इस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। ये एक सेंटेंस टू सेंटेंस आप एक ही आइडिया और मेन टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, दैट इज अ लॉजिकल ब्रिज। आप लॉजिक्स दे रहे हैं किसी स्पेसिफाई करने के लिए। सक्सेसिव सेंटेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ पैरेलल फॉर्म, मतलब कि जो सक्सेसिव सेंटेंस होने चाहिए वो आपके पैरेलल फॉर्म में आगे चलने चाहिए। वो बात हमने पीछे एक्सप्लेन कर ली है। अच्छा जी, वर्बल ब्रिजेस क्या होते हैं जी हमारे पास? वर्बल ब्रिजेस जो होते हैं हमारे पास वो ये होते हैं कि कीवर्ड्स कैन बी रिपीटेड इन सेवरल सेंटेंस। जो कीवर्ड्स हैं, मतलब कि नॉलेज इज पावर, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे, या हम इकोनॉमी की बात करें, या फिर कोविड-19 पिछली दफा लगा हुआ था पैराग्राफ पीएमएस के अंदर। तो ये जो मेन वर्ड्स हैं इनको आप रिपीटेडली एक्सप्लेन करें अपने काफी ज्यादा सेंटेंस जो आपके आ रहे हैं, ठीक है उनमें। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया बता दूं। जैसे हमने नॉलेज इज पावर की बात की, तो आप इस सेंटेंसेस को नॉलेज है, नॉलेज को बार बार एक्सप्लेन करें। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉलेज प्लेसेस अनबाउंडेड पावर्स एट द डिस्पोजेबल ऑफ मैन, नॉलेज ऑफ द डिफरेंट पैशंस टू व्हिच मैन इज द सब्जेक्ट, नॉलेज हैज इन्वेस्टेड मैन विद मनी। अब देखिए ना, यहाँ पे मैंने बार बार एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेन किया, दैट इज अ वर्बल ब्रिजेस। इसमें वर्ब जो है ना वर्बल फॉर्म में, वर्बली फॉर्म में किसी भी चीज को कोरिलेट करते हैं, किसी भी सेंटेंस को कोरिलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं वर्बल ब्रिजेस। अब इसी तरह अगर एक ही सेंटेंस है, अब जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने पहले एक वर्ड लिख दिया और बार बार वो एक्सप्लेन करते रहे। फॉर एग्जांपल आप कहें जी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप पहले, फिर आगे भी प्रॉब्लम जी, क्रिएट अ वेरी प्रॉब्लम, क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्रिएट अ, मतलब उसमें आप प्रॉब्लम का सिनोनिम इस्तेमाल करें, आप डिलेमा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाँ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम हमदा नासिर। इसमें आप देखें, अगर सपोज आप कहते हैं सेंटेंस स्टार्ट करना, तो देखिए नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर ना लिखें, बल्कि आप उसको जो है ना एक डायरेक्शन दें, खूबसूरती दें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले जैसे नॉलेज इज पावर, फॉर एग्जांपल हैंडसम इज दैट हैंडसम डॉस, एक फ्रेज हमारे पास, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? दिस इज अ moral maxim, one which very beautiful express the spirituality of the ethically over material merit. अब इसी तरह फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लुक बिफोर योर लिप, अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप इस पूरे सेंटेंस को पहले पहले पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, इनमें से कुछ वर्ड्स आप उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, इसको किसी स्टोरी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इट इज अ शेयर कॉमन सेंस दैट वन मस्ट नॉट टेक blind risk in life. Once a man has taken a false step, he is at the mercy of the circumstances which so often do not turn out to be favorable. अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पैराग्राफ मैंने आपको एवेल्यूशन ग्रुप्स में देने हैं, आप लोगों ने करने हैं। और याद रखिएगा, जिसका पैराग्राफ दूसरे से सिमिलर होगा उसे मैंने नंबर नहीं देने, मैंने सिर्फ नंबर उसे देने हैं जिसका पैराग्राफ बाकियों से डिफरेंट होगा, और इसी को मैंने पास करना है, ठीक है। वो कैसे डिफरेंट होगा? जब आपके पास एक वाइड नॉलेज होगा, एक वाइड पैराग्राफ की सीक्वेंस होगा, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सिनोनिम्स इस्तेमाल करने चाहिए आपको। अच्छा, अगर पहले नाउन इस्तेमाल हो चुका है तो आप उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करें, मतलब ही शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का नाम है तो आप उसको उसके प्रोनाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वर्बल ब्रिजेस के अंदर आ जाता है। ट्रांजिशन वर्ब्स को यूज करना चाहिए। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ये आप उसकी टाइप में देखेंगे वर्ब्स के अंदर, ठीक है जी। ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज करना चाहिए। एक टॉपिक सेंटेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब टॉपिक सेंटेंस जी क्या चीज है, ये कौन सी मतलब कि नई चीज आ जाती है जी। मैं आपको टॉपिक सेंटेंस के बारे में बताऊं, तो ये किसी भी एक जनरल वे और आइडिया को एक्सप्लेन करता है। और इसको मैं बता दूं, ये थीसिस स्टेटमेंट का आप नाम सुना हुआ है। ये बेसिकली एक थीसिस स्टेटमेंट होती है किसी भी एक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसके अंदर कोई भी एक पैराग्राफ जो होता है, तब मतलब कि कोई भी एक टॉपिक को प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर दिया जाता है। मतलब कि नॉट ऑल पैराग्राफ हैव क्लियर कट टॉपिक सेंटेंसेस, मतलब कि तमाम पैराग्राफ टॉपिक क्लियर सेंटेंसेस नहीं होते। बेसिकली इसमें से कोई एक स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जो है ना स्पेसिफिकली सेंटेंस, अगर हम बात फर्स्ट सेंटेंस हो सकते हैं,
लास्ट सेंटेंस हो सकता है, या फिर कहीं मिडल पे हो सकता है। जो उस वो जैसे हम कहते हैं ना मिक, ये मिक है, मतलब कि जान है सेंटेंस की। अगर हम बात करें कि इस सेंटेंस के अंदर ही इस टॉपिक की जान है। अब मैं आपको जैसे नॉलेज इज पावर की बात कर रहा था, अब इसके अंदर हम बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हाँ एक और बात, नॉलेज इज पावर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास इसको प्रोमिनेंट करने के लिए भी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात, अ मैन ऑफ नॉलेज ऑन द अदर हैंड कमांड्स यूनिवर्सल रिवर्स, मतलब कि एक मैं नॉर्मली आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं, अ वेल्थी मैन मे बी ऑनर्ड और रिस्पेक्टेड बट दिस ऑनर एंड रिस्पेक्ट आर लिमिटेड। अ मैन ऑफ नॉलेज ऑन द अदर हैंड कमांड्स एंड द यूनिवर्सल रेवरेंस। अब यहाँ पे मैंने उस नॉलेज ऑफ इस पावर को प्रोमिनेंटली एक्सप्लेन करते हैं कि जी एक जो वेल्थी मैन होता है, जिसके पास दौलत होती है, डेफिनेटली उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो है अगर हम ऑनर रिस्पेक्ट उनकी बात करें तो वो लिमिटेड होती है। लेकिन जिसके पास नॉलेज होता है, अगर हम बात करें तो उसकी उस रिस्पेक्ट और इज्जत के ऊपर जो कमांड होती है, वो उस चीज को प्रोमिनेंट कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है कि डेफिनेटली इसके काबिल भी है। तो इस पूरे सेंटेंस को ये फॉर एग्जांपल लास्ट पे दे सकते हैं। लास्ट पे चूंकि देना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ही सारा निचोड़ है, कंक्लूडेड पैराग्राफ लग रहा है, तो इसको लास्ट पे देना चाहिए। ये टॉपिक सेंटेंस के तौर पे जानी जाती है चीज, ठीक है जी। अच्छा जी, एडिकेट डेवलपमेंट क्या होती है जी हमारे पास? एडिकेट डेवलपमेंट जो होती है बेसिकली वो किसी भी टॉपिक जब इसको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं टॉपिक सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम किसी स्पेसिफिकली एक टॉपिक के अंदर डिस्कस करना, उस पैराग्राफ के अंदर बार बार इस्तेमाल करना डिफरेंट एंगल्स के डिफरेंट डायमेंशंस के जरिए, उसको हम कहते हैं एडिकेट डेवलपमेंट। अच्छा जी, कुछ मेथड है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने पैराग्राफ कैसे वेल डेवलप करना होता है। यूज एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, साइड डाटा इस्तेमाल करना चाहिए, फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स एविडेंस डिटेल्स एंड अदर इस्तेमाल करना, एग्जामिन टेस्टिमनी को मतलब कि उसके नतीजे को एक्सप्लेन करना चाहिए, वेदर पीपल से सच एज गुड्स एंड द पैराग्राफ्स, यूज एंड एंसिडोट्स और स्टोरीज को एक्सप्लेन करना चाहिए, डिफाइन टर्म्स इन द पैराग्राफ, कंपेयर एंड द कंट्रास्ट, मतलब कोई कंपेयर और कंट्रास्ट पैराग्राफ को आप ले सकते हैं, मतलब ये चीज ठीक है तो वो गलत है, एवेल्युएट एंड कॉज एंड द रीजंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी एग्जामिन द फैक्ट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं टॉपिक्स को, या किसी भी चीज की क्रोनोलॉजी को, या फिर जो टाइम सेगमेंट्स है या इवेंट्स है उनको एक्सप्लेन करके किसी भी पैराग्राफ को कोरिलेट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमें न्यू पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना चाहिए, न्यू पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग के, अच्छा इसके ऊपर ना 3 लेक्चर्स मैंने रखे, आई थिंक 2 रखे, तो 2 पैराग्राफ के बाद मैंने ना एग्जांपल्स आपको करवाई हुई हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता साथ में पता चलता रहेगा कि आपको जितना टॉपिक मैंने करवा दिया ना आपने कल लिखना है और इसको कम्प्लीटली आपने एक्सप्लेन करना है मेरे साथ, ठीक है जी। हमारे पास जब एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो क्या चीज होनी चाहिए, हाउ डू आई न्यू वन स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं न्यू पैराग्राफ को बता देता हूँ। हमारे पास नए पैराग्राफ में आइडिया नया होना चाहिए, और नए आइडिया के अंदर पिछली चीज को एक्सप्लेन कंप्लीट, मतलब उसको जस्ट हिंट देना चाहिए, कंप्लीटली एक्सप्लेन उसके अंदर नहीं, ये ना हो कि दोबारा फिर उसी बात पे शुरू हो जाए। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि एक आइडिया कंप्लीट हो गया है तो आप उस पैराग्राफ को क्लोज कर दें, आप नए पैराग्राफ के अंदर नया आइडिया शुरू करें, ठीक है। अगर आप करप्शन की बात करते हैं, करप्शन के अंदर पहले अगर आपने एक जो है ना वो जो हमारे पास बेसिक जो डेमोक्रेसी है, फॉर एग्जांपल आप बात करें जी हमारे पास जितने भी जो फील्ड है, क्या नेम है, डेवलपमेंटल फील्ड्स हैं जिसमें आप ले सकते हैं कि आपके पास पाकिस्तान पुलिस है, या फिर आप ले सकते हैं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, वो जो करप्टेड वे अगर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जब आप इनकी तरफ जा रहे हैं तो आप उस पैराग्राफ में जिसकी तरफ रहें, उसके बाद अगर आप जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आप एजुकेशन की तरफ जाएं, थर्ड पैराग्राफ में अगर बात करें आप हेल्थ की बात करें करप्टेड वे में तो आप हेल्थ की तरफ रहें, मतलब हर एक नए जो पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके लिए नया पैराग्राफ होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद कंट्रास्ट करना चाहिए इंफॉर्मेशन और आइडियाज को, जैसे आपको मैंने पहले बताया। और जब रीडर जो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई ड्रामा देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं, ड्रामेटिकल सीन देखते हैं, तो हम ना जो रुकावट होती है ना उसको पसंद करते हैं, मतलब रुकावट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज को फॉर जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं रिकैप, आपने देखा होगा कि आने वाली चीज का वेट करें,
तो एग्जामिनर भी सोच रहा था कि इतना इसने लिख, इसके बाद ये क्या लिखता है। मतलब आप एग्जामिनर को एक लीनियर फॉर्म दें ताकि उसको पता हो कि फॉर एग्जाम्पल हम मूवी देखते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि यार इसका नेक्स्ट सीन क्या होगा। तो आपके पैराग्राफ जब आपने स्टार्ट करना है ये लिखना है तो आप इस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर जो है ना वो ख्वाहिश करे आपके नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने की। तो ये आपके पास पैराग्राफ गाइड करने के लिए कुछ है। और आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और कंक्लूडेड पैराग्राफ होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो मल्टीपल पैराग्राफ पे डिपेंड करना चाहिए, लेंथ और इसकी जो राइटर पर्पस है वो आपको माइंड में होने चाहिए। यहाँ तक आप कर लें, इसको आप लिखें, लिखने के बाद आप मुझे बताएं। क्लास हमारी खत्म होने वाली है।